आज इस चैप्टर को हम रिवाइज करके कल इसका टेस्ट होगा सब्जेक्टिव। आज मैं एग्जाम आइडिया के क्वेश्चंस जो है वो ग्रुप में शेयर कर दूंगी, वहां से एक बार सारे क्वेश्चंस देख लेना। ठीक है, एग्जाम आइडिया में मैक्सिमम इसके क्वेश्चंस दिए हुए हैं बायोटेक के। टेस्ट आपका सब्जेक्टिव होगा, एमसीक्यूज नहीं होंगे। एमसीक्यूज भी मैं तुम्हें दूंगी लेकिन वो बाद में दे दूंगी। ठीक है, परसों इसका एप्लीकेशन वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे एंड आफ्टर दैट या तो हम माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर करेंगे या बायोडाइवर्सिटी। इन दोनों में से कोई एक चैप्टर करेंगे क्योंकि दोनों कंपैरेटिवली इजी हैं। ठीक है, उसके बाद अगर ऑफलाइन स्टार्ट हो जाती हैं क्लासेस, फिर जो इको का जो चैप्टर रह जाएगा वो हम क्लास में कर लेंगे। इस चैप्टर में यूनिट में 2 चैप्टर्स हैं आपके सिलेबस में, बायोटेक्नोलॉजी, उसके प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। अगले चैप्टर में क्या है, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक। फर्स्ट चैप्टर में हमने ये देखना है कि बायोटेक का जो प्रोसेस है कौन से प्रिंसिपल्स पे काम करता है, प्रोसेस क्या है। प्रोसेस अब हम कर चुके हैं, हमने पढ़ा था कि इसमें ऑलमोस्ट 9 स्टेप्स होते हैं। ऐसा कोई रूल नहीं है बेटा कि ये 4 स्टेप है या 5 स्टेप्स हैं। तुम्हें सीक्वेंस पता होनी चाहिए कि किसके बाद क्या काम करना है। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, एक टेक्नोलॉजी में आप कोई भी एक भी स्टेप ऊपर नीचे नहीं कर सकते हो, प्रॉपर सीक्वेंस को फॉलो करना होता है। ठीक है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि यही वाले स्टेप्स हैं, आपको उसकी सीक्वेंस टेक्निक्स प्रॉपर समझ में आनी चाहिए। नेक्स्ट चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक, की बायोटेक की मदद से मेडिसिन में कह सकते हो, कॉस्मेटिक्स में कह सकते हो, इंडस्ट्रियल एरियाज में कहाँ कहाँ इसको हम अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ कहाँ बेनिफिट है। ठीक है, बायोटेक की डेफिनेशन क्या है, इसका मतलब क्या है कि जो बायोटेक बायोटेक का मतलब क्या है कि दिस इज एन अप्लाइड साइंस। प्योर साइंस और अप्लाइड साइंस से मैंने आपको एक डिफरेंस बताया था कि प्योर साइंस वो होती है जो हमें सिर्फ नॉलेज प्रोवाइड कराती है। ठीक है, कि क्या डेफिनेशन है, किसने डिस्कवरी की, क्या कैसे हुआ। लेकिन जो बायोटेक्नोलॉजी है वो एक अप्लाइड साइंस है। अप्लाइड साइंस का मतलब होता है बेटा जो आपको यूटिलिटी वैल्यूज देती है। बायोटेक में सिर्फ आप नॉलेज गेन नहीं करते हो, आप उसको यूटिलाइज भी कर सकते हो, अप्लाई भी कर सकते हो, और किया भी गया है। ठीक है, आज के टाइम पे इसमें मैक्सिमम रिसर्च चल रही है। फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इज नोन एज दी पॉल बर्ग। ठीक है, 1970s इज नोन एज द ईयर ऑफ बायोटेक। बहुत ज्यादा पुरानी ब्रांच नहीं है ये बायो की, लेटेस्ट है। 1972 के बाद बहुत ज्यादा एडवांसमेंट इसमें आई है। ठीक है, अब ये था इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन। इसको डिफाइन कैसे करोगे, जो एक जनरल इसकी डेफिनेशन है उसका मतलब तो ये होता है, द यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स और देयर एंजाइम्स और देयर मॉलिक्यूल्स टू ऑब्टेन एनी प्रोडक्ट और टू डेवलप एनी प्रोसेस विच इज फॉर द ह्यूमन वेलफेयर। अब आप पूरा चैप्टर समझ चुके हो। उसके अकॉर्डिंग क्या था, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज करते हैं हम, या उसके एंजाइम को यूज करेंगे या उसका कोई मॉलिक्यूल यूज करेंगे, उसको मॉडिफाई करते हैं, उसमें टेक्नोलॉजी को अप्लाई करते हैं, फिर कुछ ऐसा बनाते हैं जो ह्यूमंस के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो। राइट, तो इसको क्या कहते हैं हम, बायोटेक। यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक ने बायोटेक की एक टेक्निकल डेफिनेशन दी है। दोनों में से कोई भी कर सकते हो, ये तुम्हें पता होनी चाहिए। इंटीग्रेशन ऑफ द नेचुरल साइंस एंड द ऑर्गेनिजम्स, cells, part thereof, and their molecular analogies for the products and services। जो मैंने तुम्हें अभी समझाया ना कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज करेंगे या उसके एंजाइम्स को यूज करेंगे या उसका कोई भी मॉलिक्यूल यूज करेंगे ह्यूमन वेलफेयर के लिए, ये उसी डेफिनेशन को यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक ने थोड़ा सा टेक्निकल वे में समझा दिया कि आप ऑर्गेनिज्म को और नेचुरल साइंस को इंटीग्रेट करते हो। इंटीग्रेट का मतलब होता है बेटा जोड़ना, कंबाइन करते हो। ठीक है, और कुछ ऐसी सर्विसेज या प्रोडक्ट्स बनाते हो जो ह्यूमंस के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, कोई नई टेक्निक नहीं है वैसे तो। हाँ, पुराना, मैं पहले ये बोल चुकी हूँ कि ये पुरानी ब्रांच नहीं है, मतलब अभी अभी इसमें बहुत ज्यादा एडवांसमेंट हो रही है। लेकिन बहुत पुराने टाइम से लोग दही जमाते आए हैं, ब्रेड बनाते हैं, वाइन बनाते हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के बारे में तुमने सुना होगा, डॉली शीप के बारे में, आईवीएफ, टेस्ट ट्यूब बेबीज, ये सब मोर और लेस बायोटेक के ही एग्जाम्पल है। ये सब बायोटेक की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है। कर्ड में आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज करते हो और ऐसी चीज बनाते हो जो ह्यूमंस के लिए फायदेमंद है। ब्रेड में भी ऐसा ही करते हैं, वाइन में भी ऐसा ही करते हैं। जो अल्कोहलिक बेवरेजेस होते हैं वो अगर लिमिटेड अमाउंट में कभी कभी लिए जाएं तो वो कभी भी हार्मफुल नहीं होती। ठीक है, तो आप ये मत सोचना कि ये ह्यूमन वेलफेयर में कैसी है। ठीक है, आईवीएफ है,
इनफर्टाइल कपल्स के लिए जो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी का बड़ा अहम हिस्सा है ये, इसीलिए ह्यूमन वेलफेयर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना था, रिकॉम्बिनेंट डीएनए के बारे में सबको पता होगा कि एक एक क्या होता है हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, उसको हम किसी और डीएनए के साथ कंबाइन कर लेते हैं, जो हमने प्लाज्मिड लिया था। जो नया डीएनए बनता है उसको आप क्या कहते हो, रिकम्बिनेंट डीएनए। रिकम्बाइन किया ना अपने दो डीएनए को, तो आप उसको क्या नाम देते हो, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। हम लोग कर चुके हैं, रिवीजन है, थोड़ा फास्ट चलूंगी, ठीक है। जो पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए था, दैट वाज डेवलप्ड बाय स्टेनली कोहेन एंड हर्बर्ट बॉयर इन 1972। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं कि कौन सा ईयर था, कौन से बायोटेक्नोलॉजिस्ट थे जिन्होंने पहली बार रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बनाया था, सक्सेसफुली बनाया था, आगे इसका यूज नहीं किया था, बनाया था। और कौन से ऑर्गेनिज्म का प्लाज्मिड में इंसर्ट किया था, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। इन्होंने बेसिकली दो बैक्टीरियाज पे काम किया था, एक तो था साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम और एक इकोलाई। ये दोनों इसीलिए चूज किए थे क्योंकि ये क्लोजली रिलेटेड है, ठीक है। शुरुआत थी, बहुत ज्यादा चीजें इनको पता नहीं थी, तो इन्होंने ऐसे ऑर्गेनिज्म को चूज करना ठीक समझा जो रिलेटेड हो, ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। ये इंट्रोडक्शन था बायोटेक का, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था कि जब आप बायोटेक्नोलॉजी का प्रोसेस करते हो तो आपको क्या क्या चाहिए होता है। हमें एंजाइम्स चाहिए होते हैं, हमें वेक्टर्स चाहिए होते हैं, वी नीड होस्ट एंड वी नीड सो मेनी टेक्निक्स। यहाँ हमने टेक्निक्स पढ़ी थी, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड पीसीआर, और फिर हमने पढ़ा था कमर्शियल स्केल प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट। यहाँ पे हमने कौन सी वेसल्स को यूज किया था, दे आर नोन एज बायो रिएक्टर्स, ठीक है। तो ये हमने पढ़ना है कि एक एक चीज को हम इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में। उससे पहले बायोटेक में दो प्रिंसिपल्स होते हैं, चैप्टर का नाम है बेटा बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। दो प्रिंसिपल्स हैं, दो कोर टेक्निक्स हैं, दो सिद्धांत हैं बायोटेक के। फर्स्ट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग, सेकेंड इज केमिकल इंजीनियरिंग। ये तुम्हें सबको क्लियर होगा अब तक। जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है, मिक्सिंग एंड मैचिंग ऑफ दी जीन। दो ऑर्गेनिजम्स को के जीन्स को मिक्स कर देते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म के जीन को, डीएनए को, आरएनए को मॉडिफाई कर देते हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके से मॉडिफाई करते हैं कि कल को उसका बेनिफिट हो, कुछ अच्छा बने, ह्यूमन वेलफेयर के लिए बने, ठीक है। दिस इज नोन एज दी जेनेटिक इंजीनियरिंग। केमिकल इंजीनियरिंग, मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल। मैंने आपको बहुत अच्छे से पहले भी समझाया था कि आप बायोटेक में लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे काम करते हो, ऑल राइट। मान लो हम कर्ड बना रहे हैं, ठीक है, ब्रेड बना रहे हैं, ब्रेड बना रहे हैं, तो हमें कौन सा ऑर्गेनिज्म चाहिए ब्रेड बनाने के लिए, ईस्ट चाहिए होती है, सेकेरोमाइसिस, क्या बोलते हैं उसको हम, सेकेरोमाइसिस सेरिविसी, शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं एस सेरिविसिन। ये ईस्ट होती है एक। अगर हमें ब्रेड बनाना है तो हमें ये ऑर्गेनिज्म चाहिए, राइट। इसके अलावा वहां कोई और ऑर्गेनिज्म अगर ग्रो कर गया तो वो हमारे लिए स्टेराइल माना जाएगा। मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल का मतलब होता है कि आप जब किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे काम करो तो वहां पे सिर्फ वही लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करना चाहिए जो आपको चाहिए, मतलब जो वहां पे फर्टाइल है, ठीक है। अब ब्रेड बना रहे हैं तो हमें सेकेरोमाइसिस सेरेविसी चाहिए, तो वहां पे सेकेरोमाइसिस सेरेविसी तो हो गया फर्टाइल ऑर्गेनिज्म, लेकिन बाकी कोई भी अगर अनवांटेड ऑर्गेनिज्म ग्रो करेगा तो वो स्टेराइल है, तो हम उनको अलाउ नहीं कर सकते ग्रो करने के लिए, ठीक है। तो हमें एक माइक्रोबियल पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट क्रिएट करना होता है। यू कैन नॉट राइट माइक्रोबियल फ्री एनवायरनमेंट, क्योंकि बिना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बायोटेक आप कर नहीं सकते हो। अननेसेसरी माइक्रोबियल पोल्यूशन नहीं होना चाहिए, अनवांटेड ऑर्गेनिजम्स ग्रो नहीं करने चाहिए। जहां बीच में डाउट हो बेटा बोल देना, ठीक है। फिर बायोटेक को ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन से कंपेयर किया गया है। मैंने बताया बायोटेक कोई बहुत नई टेक्निक भी नहीं है, बहुत पुराने जमाने से लोग उसको करते आए हैं। हमने हाइब्रिडाइजेशन सुना होगा, जैसे ये एक प्लांट है, ठीक है, ये एक दूसरा प्लांट है, इनको हाइब्रिडाइज करा के, मान लो ये प्लांट ए है, ये प्लांट बी है, इनकी क्रॉसिंग करा के एक नया प्लांट बनाते हैं, दैट प्लांट इज सी। तो अब इसमें क्या होगा, पर्पस तो ये था कि कुछ कैरेक्टर ए में अच्छे हैं, कुछ कैरेक्टर बी में अच्छे हैं, दोनों मिलके सी में आ जाएंगे। बट हाउ कैन यू बी श्योर कि सिर्फ अच्छे वाले कैरेक्टर ही आएंगे, हो सकता है अनवांटेड भी आए। ए में जो तुम्हें नहीं चाहिए वो सी में आ जाएगा, बी में जो नहीं चाहिए वो भी सी में आ सकता है। हम तो क्रॉस करा रहे हैं, वांटेड और अनवांटेड दोनों कैरेक्टर आ सकते हैं। बायोटेक का फायदा क्या है बेटा, आप चूज कर सकते हो कौन सा डीएनए आपको ट्रांसफर करना है, कौन सा जीन आपको ट्रांसफर करना है, कौन सा आपको नहीं करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं,
In the modern biotechnology, genetic engineering is used. It covers all the limitation as it allow to isolate and introduce only desirable gene. यहाँ हमें खतरा नहीं रहेगा बेटा कि जो अनडिजायरेबल कैरेक्टर है वो भी आ जाएंगे, उसका डेंजर हमें नहीं रहता, क्योंकि जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आइसोलेट कर सकते हैं कि कौन सा हमें ट्रांसफर करना है, कौन सा हमें नहीं करना है. दिस इज द एडवांटेज ऑफ बायोटेक ओवर ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन. आप एग्जाम आइडिया में आज मैं क्वेश्चन दे दूंगी, उसमें क्वेश्चंस को रीड करना. सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़ने से चैप्टर क्लियर नहीं होगा, इसके कम से कम 50-100 क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, फिर भी तुम्हें कोई डाउट रहता है कि तुम नहीं कर पा रहे हो तो मैं टेस्ट पोस्टपोन कर दूंगी, अदरवाइज टेस्ट कल ही होगा. कुछ डेफिनेशन है कि फॉरेन डीएनए किसको कहते हैं, एलियन पीस ऑफ डीएनए. ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब क्या है मैंने समझाया आपको. ये आप दो डिफरेंट स्पीशीज में भी कर सकते हो. रिकॉम्बिनेंट डीएनए का मतलब क्या होता है, जो आप नया डीएनए बनाते हो, दो डीएनए को मैच करके ज्वाइन करके जो आप नया डीएनए बनाते हो, दैट डीएनए इज नोन एज दी रिकॉम्बिनेंट डीएनए. ठीक है, प्लाज्मिड्स क्या होते हैं, प्लाज्मिड हम बार बार ये अभी मैं डेफिनेशंस बता रही हूँ. फॉरेन डीएनए, एलियन डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए का मतलब क्या है. प्लाज्मिड क्या होते हैं, जब भी आप बैक्टीरिया का डायग्राम बनाते हो, उनका अपना एक जेनेटिक मटेरियल होता है जो नेकेड होता है, मतलब न्यूक्लियस में पैक्ड नहीं होता, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोइड. एक इनमें एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल होता है जिसको हम कहते हैं प्लाज्मिड. एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल मतलब ये उसके क्रोमोसोम्स का पार्ट नहीं है, बट ये बहुत यूजफुल है, ये हम बायोटेक में यूज करते हैं. और इसका जो नंबर है बेटा वो हर बैक्टीरिया में वेरी करता है. जरूरी नहीं है कि एक बैक्टीरिया में एक ही प्लाज्मिड होगा, इट्स नंबर में वेरी फ्रॉम 1 to many. Genes can be interchanged between the related species and between plants and animals as well. ठीक है, तो ये जीन्स की जेनेटिक जो इंजीनियरिंग हम करते हैं, जरूरी नहीं है कि वो सेम स्पीशीज होनी चाहिए, हम रिलेटेड स्पीशीज के बीच में भी कर सकते हैं. अब सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या है हमारी, एंजाइम्स. 5 टाइप्स के एंजाइम होते हैं, लाइजिंग, एंडोन्यूक्लियेजेस, एल्कलाइन फॉस्फेटेजेस, फॉस्फोराइलेजेस एंड लाइगेजेस. इन सब के फंक्शंस क्लियर है या रिपीट करूं इनको, रिप्लाई करो बेटा, अदरवाइज 40 मिनट्स में इसको रिवाइज करना मुश्किल हो जाएगा. ये पांचों कैटेगरीज एंजाइम्स की क्लियर है या मैं दोबारा कराऊं ये. Am I audible? फर्स्ट कैटेगरी है लाइजिंग एंजाइम्स. लाइजिंग एंजाइम्स क्या करते हैं, ये प्लांट की सेल, कोई भी एनिमल सेल है, प्लांट सेल है, उसको ओपन अप करने में हेल्प करते हैं. ठीक है, लाइजिंग एंजाइम्स अलग अलग सेल के लिए हम अलग अलग यूज करेंगे. अगर प्लांट सेल है, आपको एक सेल दी गई है जिसका आपको डीएनए आइसोलेट करना है, बाहर निकालना है, अगर वो प्लांट सेल है, ठीक है, तो आप उसको सबसे पहले उसकी वॉल ब्रेक करोगे. प्लांट सेल में क्या होता है, बाहर की तरफ पहले क्या होती है, वॉल. वॉल के बाहर सॉरी, सबसे पहले होती है वॉल और फिर क्या आएगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन. अंदर न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में डीएनए है, हमें डीएनए को आइसोलेट करना है, दिस इज दी डीएनए. अब क्या होगा, आप सबसे पहले वॉल ब्रेक करोगे, वॉल ब्रेक करोगे, उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन ब्रेक करोगे, फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक करोगे, तभी आप डीएनए तक पहुंच सकते हैं. राइट, तो वॉल को ब्रेक करने के लिए क्या चाहिए, सेल्यूलेस एंड पेक्टिनेज, क्योंकि वॉल जो है वो सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है जनरली. प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ब्रेक करने के लिए क्या चाहिए, प्रोटीएजेस एंड लाइपेजेस. ठीक है, फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है अंदर, उसको ब्रेक करने के लिए हमें क्या चाहिए, सेम प्रोटीएजेस एंड लाइपेजेस. राइट, तो इस तरह से हम इसको ब्रेक करते हैं. अगर एनिमल सेल है, एनिमल सेल में क्या होगा बेटा, वॉल नहीं होती, सीधा आपको क्या डाइजेस्ट करना है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. अगर बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया में जो वॉल होती है वो किसकी बनी है, पेप्टिडोग्लाइकेंस की, उसको हम किससे डाइजेस्ट करते हैं, लाइसोजाइम से.
फंगस की वॉल किसकी है? काइटिनेज की। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जहां भी होगी, रिमेंबर कि वहां पे प्रोटीएज और लाइपेज, इन दोनों की नीड होगी। ये यूनिवर्सल एंजाइम्स है। जब भी आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट करना है तो आप दो ही एंजाइम यूज करोगे, वन इज लाइपेज, अनदर इज प्रोटीएज, राइट। और आपको जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट करना है तो आप कौन से एंजाइम यूज करोगे? अगेन सेम। जब आप वॉल को डाइजेस्ट करते हो तो ये वेरी करेगी। अगर तो प्लांट है तो प्लांट के लिए क्या यूज करते हैं आप? सेल्यूलेज एंड पैक्टिनेज। अगर वॉल बैक्टीरिया की है तो हम क्या यूज करते हैं? लाइसोजाइम्स। अगर वॉल फंगस की है तो हम क्या यूज करेंगे? काइटिनेज। तो वॉल के लिए बेटा वेरी करते हैं एंजाइम्स, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के लिए वही सेम एंजाइम है। सेल को ओपन अप करने के लिए जिन एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है, दोज आर नोन एज दी लाइजिंग एंजाइम। हमने डीएनए बाहर निकाल लिया, पूरा डीएनए हमारे काम का नहीं होता, हमें उस डीएनए में से स्पेसिफिक पोर्शन निकालना होता है, ठीक है। स्पेसिफिक पोर्शन समझते हो ना, कि डिजायर्ड जीन निकालने। आपने क्या किया? डीएनए का पूरा डीएनए बाहर निकाल लिया। सपोज ह्यूमन डीएनए है 2.2 मीटर लॉन्ग, लेकिन इस ह्यूमन डीएनए में से हमें एक पर्टिकुलर जीन बाहर निकालना है, दैट इज ऑफ इंसुलिन। फॉर एग्जांपल, इंसुलिन का जीन बाहर निकालना है। जीन निकालने का मतलब क्या होता है? डीएनए का एक सेगमेंट। अब आप डीएनए को किससे कट करोगे? एंडोन्यूक्लियेजेस से। लाइजिंग एंजाइम्स सेल को कट करने में हेल्प करते हैं, लेकिन एंडोन्यूक्लियेजेस डीएनए को कट करने में हेल्प करते हैं। मैंने इसकी डिस्कवरी बताई थी, आर्बर एंड हैमिल्टन ने इसको डिस्कवर किया था। नॉर्मली ये बैक्टीरियाज के अंदर मिलते हैं एज अ डिफेंस मैकेनिज्म। हर बैक्टीरिया के अंदर उन्होंने देखा कि एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है। क्या होगा? मान लो ये बैक्टीरिया है, इसको एक वायरस ने अटैक किया। आपको पता है जब वायरसेस अटैक करते हैं तो वो अपना जेनेटिक मटेरियल सेल के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। अब क्या हुआ? वायरस ने, जैसे हमें वायरस अटैक करता है ऐसे ही वायरस बैक्टीरिया को भी अटैक कर सकता है। वायरस ने बैक्टीरिया को अटैक किया, अपना डीएनए अंदर रिलीज कर दिया। अब ये डीएनए इसके न्यूक्लियोइड से कंबाइन करेगा और बैक्टीरिया को नुकसान करेगा। तो बैक्टीरिया को बचना है वायरस से। तुम लोगों को मेरी आवाज आ रही है क्लियर? स्क्रीन दिखाई देती है? नो में आवाज भी अटक अटक के आ रही है। अब आगे स्क्रीन। बेटा पहले बताना चाहिए था ना, शुरू से ही ऐसे आवाज आ रही है। एंडोन्यूक्लियस किसको कट करते हैं? डीएनए को। अब क्लियर है क्या? तुम बताओगी नहीं बेटा तो मुझे कैसे पता चलेगा? यस मैम। एंडोन्यूक्लियस डीएनए को कट करते हैं, लेकिन लाइजिंग एंजाइम्स किसको कट करते हैं? सेल को। एंडोन्यूक्लियस की डिस्कवरी अच्छे से पढ़ लेना। इनको बैक्टीरिया से ही आइसोलेट किया गया है। जितने भी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होते हैं अलग अलग बैक्टीरिया से वो आइसोलेट करते हैं। वैसे जनरली ये दो ही टाइप के हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ एंड्स दे आर प्रोड्यूस्ड। अलग अलग जगह पे इनके बहुत सारे टाइप्स मेंशन की हैं। द रीजन इज कि इन पे आज भी बहुत ज्यादा काम चल रहा है, बहुत ज्यादा लिटरेचर है, जगह जगह नए नए एंडोन्यूक्लियस जो है वो डिस्कवर हो रहे हैं, ठीक है। एक बार तुम अपनी एनसीईआरटी चेक कर लेना, जितने उसमें मेंशन किए हैं एज इफ नाउ तुम उतने ही करोगे, ठीक है। वायरसेस जब बैक्टीरिया में एंटर करते हैं अपने बैक्टीरिया के पास अपने आप को बचाने के लिए, डिफेंड करने के लिए एक मैकेनिज्म होता है। उसके दो कंपोनेंट हैं, मिथाइलेटिंग एजेंट एंड एंडोन्यूक्लियस। ये क्या करता है? मिथाइलेटिंग एजेंट जो होते हैं ये जाके डीएनए के, अपने डीएनए पे मिथाइल ग्रुप को ऐड कर देते हैं एट दी एडेनिन एंड थाइमिन। एंडोन्यूक्लियस को पता चल जाएगा जो मिथाइलेटेड ग्रुप है ये उस पर अटैक नहीं करता, ठीक है। जो नॉन मिथाइलेटेड होते हैं ये सिर्फ उस पर अटैक करता है। तो एंडोन्यूक्लियस क्या करेगा? वायरल डीएनए को
कट कर देगा। इस तरह से ये बैक्टीरिया को बचाता है कि उसको वायरस का इन्फेक्शन ना हो। तो इसका नाम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इसीलिए रखा गया था क्योंकि ये वायरस की इन्फेक्शन को या एंट्री को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, रोकते हैं। ठीक है, इनको रिस्ट्रिक्शन इसलिए भी कहा जाता है कि ये पर्टिकुलर साइट पे जाके अटैक करते हैं। यही सब मैंने लिखा हुआ है। एंडोन्यूक्लियस क्या है, किसने इसकी डिस्कवरी की थी। एक नॉर्मल नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म होता है बैक्टीरियाज के अंदर, उसके बेसिस पे इनको आइसोलेट किया गया था। जब इन साइंटिस्ट को पता लगा कि इनमें एंडोन्यूक्लियस नाम का एक एंजाइम है जो डीएनए को कट करता है, तो उसको आइसोलेट करके इन्होंने एज अ टूल यूज करना स्टार्ट किया बायोटेक में। अब है क्लियर मेरी आवाज? थर्ड कैटेगरी है एल्किलाइन फॉस्फेटेज की। ये क्या करते हैं, फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करते हैं। ये हम क्यों करते हैं, ताकि जब हम प्लाज्मेट को कट करेंगे, ओपन करेंगे, तो वो दोबारा से बाइंड ना कर जाए तब तक, जब तक हमने अपना काम पूरा नहीं किया है। ठीक है, फॉस्फोराइलेज इसका उल्टा काम करते हैं, ये फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करते हैं। लाइगेज क्या करते हैं, ज्वाइनिंग का काम करते हैं। ये 5 तरह के एंजाइम्स थे जो बायोटेक के अंदर बहुत ज्यादा यूजफुल है। इन पांचों एंजाइम में जो सबसे ज्यादा डिटेल्स हम करते हैं वो किसकी है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की डिस्कवरी कैसे हुई? नाउ द क्वेश्चन इज कि एंडोन्यूक्लियस मॉलिक्यूलर सीजर्स है। ठीक है, सीजर्स का मतलब होता है कट लगाना। तो सिर्फ डीएनए को ही कट क्यों करते हैं, सेल को कट क्यों नहीं करते? क्योंकि इनकी एक रीजन है, रेस्ट्रिक्शन है, कि सिर्फ पैलिंड्रोम सीक्वेंस पे कट लगाते हैं। ऐसी सीक्वेंस which reads the same when we read in the same direction। जैसे ये है 5 to 3 मैंने पढ़ा GAATTC, इधर मैं 5 to 3 पढ़ूंगी GAATTC। ऐसी सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं, पैलिंड्रोम। और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की एक रिस्ट्रिक्शन है, एक लिमिटेशन है कि सिर्फ पैलिंड्रोम पे कट करते हैं। दिस इज द रीजन कि डीएनए को कट कर सकते हैं, सेल को कट नहीं कर सकते। एंडोन्यूक्लियस 2 तरह के एंड्स प्रोड्यूस करते हैं, स्टिकी एंड्स और ब्लंट एंड्स। ये स्टिकी एंड होगा या ब्लंट एंड होगा वो डिपेंड करता है। जैसे मान लो स्टिकी और ब्लंट का मतलब है यहाँ पे ये डीएनए का सेगमेंट है, इसको कट करना है, हो सकता है ये ऐसे कट हो जाए बराबर बराबर, ऐसे एंड्स को हम क्या कहते हैं, ब्लंट एंड्स। हो सकता है कट ऐसा लग जाए, ठीक है, ऐसा वाला। एक कंडीशन ये है और एक कंडीशन ये है, मतलब एक हो सकता है कि कट इस तरह से लगे और एक हो सकता है जो कट है वो इस तरह से लग गया, ये एंड्स बन गए। इन एंड्स को हम क्या कहते हैं, स्टिकी एंड्स। ठीक है, तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस 2 तरह के कट प्रोड्यूस करते हैं, ब्लंट और स्टिकी एंड्स। ये ऐसा कट होगा या ऐसा कट होगा, ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि पैलिंड्रोम सीक्वेंस कैसी है। ठीक है, तो लेकिन जब बायोटेक में हम प्रेफर करते हैं, स्टिकी एंड्स को प्रेफर करते हैं क्योंकि इनसे इनको लाइगेट करना, ज्वाइन करना बहुत ज्यादा इजी होता है। जब भी ब्लंट एंड प्रोड्यूस होंगे सिर्फ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड टूटता है, ये वाला बॉन्ड बीच का, लेकिन जब स्टिकी एंड्स बनते हैं तो फॉस्फोडाइस्टर और हाइड्रोजन दोनों तरह के बॉन्ड्स ब्रेक कर जाते हैं। उसके बाद नॉमेनक्लेचर का रूल होता है इनका, ये सब पढ़ लेना फिर से। पहला लेटर क्या होता है, पता है तुम्हें, एंडोन्यूक्लियस बैक्टीरिया से आइसोलेट करते हैं। मान लो ये बैक्टीरिया है, इससे कोई एंडोन्यूक्लियस आइसोलेट किया, पहला उसका जो जीनस है उसका पहला अल्फाबेट लेंगे कैपिटल, फिर उसके स्पीशीज के 2 अल्फाबेट लेंगे स्मॉल, फिर उसका हम स्ट्रेन लिखते हैं आर। ठीक है, 1 2 3 रोमन में हम नंबर देते हैं, ये नंबर होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर आइसोलेशन। मैंने गलत कहा, लिखा था डिस्कवरी के बेस पे, एक्चुअली दीज नंबर्स आर गिवन ऑन द बेसिस ऑफ आइसोलेशन। ठीक है, अगर ये वर्ड पहले यूज हो चुका है आर तो हम सेकंड लेंगे, मतलब बेसिकली हमें यूनिक वर्ड यूज करना होता है। अगर कहीं पे आर पहले यूज हो चुका है तो हम उसमें सेकंड वाला यूज करेंगे। जैसे हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी आरडी, अब इसमें हम क्या लिखते हैं, हीमोफिलस का एच, इन्फ्लुएंजी का आईएन, आर नहीं लेके हम डी लेते हैं, हिंड। ठीक है, हिंड 1 पहली बार आइसोलेट किया गया था, ठीक है, और हिंड 2 पहली बार डिस्कवर किया गया था। यहाँ मैंने आपको करेक्शन करने को भी कहा था, कर लेना। ठीक है, हिंड 2 वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड और हिंड 1 वाज फर्स्ट आइसोलेटेड। नेक्स्ट आता है वेक्टर्स। वेक्टर्स का मतलब क्या होता है, बायोटेक में वेक्टर भी एक डीएनए मॉलिक्यूल होते हैं।
ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में मैंने आपको बताया था कि जो वेक्टर्स होते हैं वो वो होते हैं, फ्लाइज हैं, मॉस्किटोज हैं, जो डिसीजेस को फैलाते हैं। लेकिन यहाँ पे वेक्टर्स कौन है? डीएनए मॉलिक्यूल होते हैं जो डीएनए को एक सेल से दूसरी सेल में ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं। व्हीकल है ये भी। दो तरह के वेक्टर्स होते हैं, क्लोनिंग वेक्टर एंड एक्सप्रेशन वेक्टर। दोनों का एक काम तो कॉमन है बेटा, कि ये क्या करते हैं, दे आर द स्मॉल पीसेस ऑफ द डीएनए व्हिच हैव द एबिलिटी टू इंट्रोड्यूस फॉरेन जीन ऑफ इंटरेस्ट इनटू द होस्ट सेल। एक डीएनए है, इसको उठा के दूसरी सेल के अंदर ट्रांसफर करना है, ये काम वेक्टर कर सकते हैं। चाहे क्लोनिंग हो चाहे एक्सप्रेशन हो, दोनों ये काम कर सकते हैं। एक्सप्रेशन वाले का नाम से पता चल रहा है ये एक एक्स्ट्रा काम भी करता है, ये उसके एक्सप्रेशन को स्टडी करने में भी हेल्प करता है। एक्सप्रेशन को स्टडी करने में हेल्प करने का मतलब है कि उस डीएनए से आरएनए बना, प्रोटीन बना, हम ये भी चेक कर सकते हैं। दो तरह के वेक्टर्स हैं, क्लोनिंग एंड एक्सप्रेशन। एक काम तो कॉमन दोनों का है, व्हीकल का काम कर रहे हैं। ये एक्स्ट्रा काम करता है कि एक्सप्रेशन को स्टडी करने में भी ये हमारी हेल्प करता है, मतलब प्रोटीन बनाए या नहीं बनाए। एक अच्छे वेक्टर में कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए, साइज छोटा होना चाहिए, इसको आइसोलेट करना इजी होना चाहिए, सिलेक्टेबल मार्कर जीन होने चाहिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी मदद से ही हम कल को सिलेक्शन कर सकते हैं। ये मैंने आपको प्रोसेस भी समझाया था, मैं दोबारा बताती हूँ। सिलेक्टेबल मार्कर जीन होने चाहिए सिलेक्शन में जो हेल्प करते हैं। दो टर्म्स आती हैं, ट्रांसफॉर्मेंट। जब आप बायोटेक में काम करते हो तो हम दो टर्म्स यूज कर रहे थे। एक होता है ट्रांसफॉर्मेंट। ट्रांसफॉर्मेंट का मतलब क्या होता है? सेल हैविंग फॉरेन डीएनए इंसर्टेड इन इटसेल्फ। किसी सेल के अंदर फॉरेन डीएनए चला गया तो हमने कहा कि ये सेल ट्रांसफॉर्मेंट हो गई है। अब ये जो एक होते हैं नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, सेल नॉट हैविंग फॉरेन डीएनए इंसर्टेड इन इटसेल्फ, ये तो हमारे काम की है ही नहीं। ठीक है, हम बात करेंगे इसकी। ऐसी दो कंडीशन हो सकती है। कंडीशन 1 कि उस सेल के अंदर खाली वेक्टर चला गया है, तो वेक्टर भी डीएनए ही। हमने कहा कि फॉरेन डीएनए गया, वो खाली वेक्टर भी हो सकता है। एक कंडीशन ये है। कंडीशन 2 क्या है? जिसमें सेल है प्लस क्या है, वेक्टर प्लस जीन ऑफ इंटरेस्ट, मतलब उसके पास क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। हमें कौन सी वाली चाहिए? ये वाली, ये हमारी रिक्वायर्ड है। फिर अब हमारी ये भी रिक्वायर्ड नहीं है। समझ में आया? 3 पॉसिबिलिटीज हैं। एक तो होता है ट्रांसफॉर्मेंट, जिस सेल में फॉरेन डीएनए चला गया, जिसमें नहीं गया, अब हमें ये तो चाहिए ही नहीं। जिसमें गया है उसमें भी फिर दो कंडीशंस अप्लाई होती हैं, एक जिसमें खाली वेक्टर गया होगा, एक जिसमें वेक्टर प्लस जीन ऑफ इंटरेस्ट गया होगा। अब हमें कुल मिला के ये चाहिए, हमें इसको सिलेक्ट करना होता है। इसके सिलेक्शन के लिए क्या यूज करते हैं हम? सिलेक्टेबल मार्कर्स। ठीक है, सिलेक्टेबल मार्कर्स दो तरह के हो सकते हैं। एक होते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स, ठीक है, और एक होते हैं हमारा, जैसे वो लैक्जेड जीन था, लैक्जेड जीन, जिसको हम इंसर्शनल इनएक्टिवेशन कहते हैं। बायोटेक में जब आप काम करोगे तो अंत में आपको ये चेक करना तो बहुत ज्यादा मैंडेटरी है कि कौन सा आपका रिक्वायर्ड है और कौन सा आपका रिक्वायर्ड नहीं है। ट्रांसफॉर्मेंट, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, ये आपको समझ आ जाना चाहिए। आप अपने नोट्स में ऐसे फ्लो चार्ट बना सकते हो, ट्रांसफॉर्मेंट कौन है, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट कौन है। आपको नॉन ट्रांसफॉर्मेंट तो चाहिए ही नहीं, इसको तो काटा लगा दो। इस ट्रांसफॉर्मेंट में दो कंडीशन है, फॉरेन डीएनए गया है, वो कौन सा वाला गया है, खाली वेक्टर चला गया है या जीन ऑफ इंटरेस्ट के साथ गया है, तो हमें ये चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस हम कैसे करते हैं? मैंने वेक्टर्स बताए थे जब आपको, बहुत सारे वेक्टर्स के नाम बताए थे, लेकिन आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट है करना है वो कौन सा है? PBR322, P प्लाज्मिड, BR बॉलिवर एंड रॉड्रिग्यूस 322, ये इसका नंबर है। इस पे 8 रेस्ट्रिक्शन साइट्स होती हैं, 8 अलग अलग एंजाइम्स के लिए। मतलब आप इस पे 8 सीजर्स यूज कर सकते हो कोई भी। ठीक है, ओरी होता है,
एक आरओपी होता है, ये आइडेंटिफिकेशन में मदद करता है। क्वेश्चन आता है कि प्लाज्मिड का कॉपी नंबर कंट्रोल कौन करता है। कॉपी नंबर का मतलब होता है बेटा ये कितना रेप्लिकेट करेगा, कितनी कॉपी बनाएगा, वो कंट्रोल करता है ओरी, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। यहाँ मैंने मेंशन किया कि 8 साइट्स कौन से एंजाइम्स की हैं, ठीक है। ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है पीयूसी वेक्टर्स के। पीयूसी का मतलब है पी से प्लाज्मिड, यू से यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, वहां पे इसको पहली बार डेवलप किया गया था। 2 वेक्टर्स थे, टीआई प्लाज्मिड, आरआई प्लाज्मिड, जो हम जनरली एनिमल्स प्लांट में यूज करते हैं, प्लांट्स में यूज करते हैं, सॉरी। एनिमल्स के केस में हम रेट्रोवायरसेस भी यूज कर सकते हैं। बेसिकली वेक्टर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वेक्टर कैन बी एनीथिंग, एनीथिंग मतलब कोई भी डीएनए हो सकता है। उसके पास ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए, इट मस्ट बी कैपेबल of transferring DNA, or you can say gene of interest to any cell. अब ये रेट्रोवायरस भी हो सकते हैं बेटा, वायरस के पास भी तो ये पावर होती है। ये प्लाज्मिड भी हो सकते हैं, ठीक है। हमने वो पढ़े, अभी मैंने आपको बताया था, टीआई प्लाज्मिड, आरआई प्लाज्मिड, ये कुछ भी हो सकता है। आप कैसे भी मॉडिफाई करके, मतलब ये डिसीज कॉज ना करें। अगर आप रेट्रोवायरस को यूज कर रहे हो तो मेक श्योर कि ये डिसआर्म्ड हो, डिसीज कॉज ना करते हो। वेक्टर के पास ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए दैट डीएनए कैन बी यूज्ड एज अ वेक्टर। ये सारे थे नेचुरल वाले। हम आर्टिफिशियली लैब में भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। वेक्टर्स का कोई अंत नहीं है, बहुत सारे टाइप के वेक्टर्स होते हैं जो कमर्शियल स्केल पे सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं। कमर्शियल का मतलब होता है बेटा इंडस्ट्रियल लेवल पर, लार्ज स्केल पर, वो है PBr322 एंड PUC। ये सारा वेक्टर्स के बारे में था, उससे पहले एंजाइम्स के बारे में था। 2 टूल्स कंप्लीट हो गए। फिर इसमें मैंने बताया था सिलेक्शन प्रोसेस कैसे करते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस का मतलब क्या था कि मान लो आपने PBr322 पे काम किया, ठीक है। जब आप जीन सिलेक्शन का मतलब है वी नीड ओनली दो सेल्स विच हैव प्लाज्मिड प्लस जीन ऑफ इंटरेस्ट। पहले तो हमें हमारी रिक्वायरमेंट पता होनी चाहिए कि हमें क्या चाहिए। हमें ऐसी सेल ढूंढनी है, ऐसी सेल को बायोरिएक्टर में ग्रो करना है जिसके पास आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए गया हो। सिलेक्टेबल मार्कर का यूज करेंगे। सपोज हम PBr322 पे काम कर रहे हैं। कई बार क्वेश्चन ऐसे घुमा के देते हैं कि आपने बायोटेक का एक एक्सपेरिमेंट किया, आपने ये वाला वेक्टर यूज किया, ठीक है, और आपने एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन के अंदर आपने जो है वो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन में आपने डीएनए डाल दिया। अब आप सिलेक्शन कैसे करोगे? तो जीन ऑफ इंटरेस्ट हमने ऐड किया, ठीक है। कुछ सेल्स ऐसी होंगी जिसमें कुछ भी नहीं गया, वो हमें नहीं चाहिए। कुछ सेल्स ऐसी हैं जिसमें खाली प्लाज्मिड गया, हमें वो भी नहीं चाहिए। हमें सिर्फ वो सेल चाहिए जिसमें प्लाज्मिड प्लस जीन ऑफ इंटरेस्ट किया। इन 3 कैटेगरी में से हमें सिर्फ इसको चूज करना है, ठीक है। तो हम इसको चूज करने के लिए तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना, चाहे तुम्हें कोई भी एंटीबायोटिक वो कह दे। इन्होंने ये कह दिया कि हमने टेट्रासाइक्लिन वाले रेजिस्टेंट जीन के अंदर हमारा डीएनए डाला है। ये वेक्टर है, ठीक है। मैंने मतलब बाम H1 यूज किया या साल H1 यूज किया, कोई भी एंजाइम यूज किया, और जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो यहाँ इंसर्ट किया। यहाँ इंसर्ट किया मतलब अब इस ये वाला जो है इसका टेट्रासाइक्लिन का जो रेजिस्टेंस पावर है वो तो गया। अब टेट्रासाइक्लिन में तो ये खत्म हो जाएगा, मर जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सारी सेल्स को हम ऐसे मीडियम पे ग्रो करेंगे जिसमें एम्पीसिलिन है। सबसे पहले हम उस एंटीबायोटिक पे ग्रो करते हैं, इस लाइन को ध्यान से सुनना, जिस एंटीबायोटिक में आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं डाला है। PBr322 पे जब आप काम कर रहे हो, क्लास डिस्कनेक्ट हो जाएगी, इसी लिंक के साथ दोबारा ज्वाइन कर लेना एक बार, ठीक है। PBr322 पे भी आप काम कर रहे हो तो आप देख लो कि आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट किस में डाला है, इसमें डाला है या इसमें डाला है। सबसे पहले हम उसमें ग्रो करेंगे जिसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट हमने नहीं डाला है, ठीक है। अगर मैंने इसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला था तो सबसे पहले हम एम्पीसिलिन में ग्रो करेंगे सारी सेल्स को, ठीक है। ये रूल होता है, इसको हमेशा याद रखना, कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। फिर एम्पीसिलिन में ग्रो किया, अब तुम खुद समझदार हो। एम्पीसिलिन में मीडियम में सेल्स को ग्रो किया तो वो सेल्स जिनमें कुछ भी नहीं गया था, जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट थी, वो तो गई, खत्म, क्योंकि ना तो उनके पास एम्पीसिलिन के लिए रेजिस्टेंस है,
ना ही उसके पास